हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो नीट का है वो 5 मई 2024 को कंडक्ट हुआ। हालांकि सफलतापूर्वक तो नहीं हो पाया, बहुत सी जगहों पर बड़ी अनियमितता गड़बड़ी पाई गई है। उसके लिए सरकार अभी कोई बन नहीं पाई है। देखिए, इस समय इलेक्शन का माहौल है और जगह जगह पर रीट दायर हुई थी एनटीए के खिलाफ, तो भी अदालत भी कोई ख़ास निर्णय नहीं दे पाई है। और एनटीए की जो अगली ये सुनवाई है वो जुलाई तक टाल दी गई है और जो रिजल्ट है वो तो घोषित करने को कह दिया गया है, ये सूचना है पूर्ववत। अब देखिए, जो भी है फैसला आपके हित में आता है, आपके विपक्ष आता है। लोग रीनीट की परीक्षा मांग कर रहे हैं कि शायद रीनीट की परीक्षा हो जाए। लाजमी भी है कि बहुत से जगह पर अनियमितता हुई तो रीनीट होनी चाहिए। इसके बारे में कोर्ट ने अभी कोई ख़ास डिसीजन ना लिया है और ना ही एनटीए को कोई दिया है। सरकार बन जाएगी, उसके उपरांत कोई निर्णय लिया जाएगा और जुलाई में इसकी हियरिंग है। तो उससे पहले अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो भी, और नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट 25 के लिए 2025 के लिए आप अपनी तैयारी मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आपका री एग्ज़ाम होगा तो भी आपकी पढ़ाई बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे तो परीक्षा में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आप मेहनत करते रहें, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में हम आज बायोलॉजी का लेकर के आए फंडा, जो आज है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं कि कोशिका का एक बहुत ही विशेष अंग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए, ये द्विपर्तीय लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 स्तरीय होती है। इसकी खोज कैसे हुई, इसका सर्वप्रथम नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, क्या काम है इसका, कोशिका में क्या काम करता है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। बने रहें। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे बाहर इसको कहते हैं आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। इसको बीच वाले हरे भाग को कहते हैं मैट्रिक्स। ये देखिए इंटरनल पार्ट है इसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पर, तो इसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर देखिए, इस क्रिस्टी के बीच में जो ये स्पेस होता है उसको कहते हैं, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बीच में देखिए ये आपका जो बना हुआ है इसको क्रिस्टी कहते हैं। और ये चित्र है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी खोज किसने की, किस प्रकार से इसका नाम किसने रखा, ठीक है, कब हुई, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कहा गया। देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उल्लेख है। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था कोलिकर। कौन? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों से द्रव्य कणिकाओं के रूप में देखा था, ठीक है। सर्वप्रथम किसने, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी का फंडा है। एक एक पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन से पूछा जाने वाला है, तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम जो कीटों की रेखित पेशियों से खोजा उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? कोलिकर, ठीक है। कोलिकर ने इसको देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम कीटों की रेखित पेशियों में द्रव्य कणिकाओं के रूप में देखा। किसने? कोलिकर ने। अब देखिए, उसके बाद में वैज्ञानिक है अल्टमान। 1894 में इसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को माना कि कोशिका अंग है, कोशिका का एक विशेष अंग है, यानी कोशिकांग कहा। कोशिकांग किसे कहते हैं? जो कोशिका का अंग होता है, जिससे मतलब कोशिका चलती हैं, कोशिका जीवित रहती हैं, कोशिकाओं में सभी क्रियाएं घटित होती हैं, उन अंगों को कहते हैं, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। और अल्टमान ने इस कोशिकांग या माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट।
अगर आपसे पूछा जाए कि बायोप्लास्ट किसने कहा, तो आपको बताना है किसमें, आल्टमान ने कहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में फ्लेमिंग एंड आल्टमान, दो वैज्ञानिक आए। कौन कौन से? एक है फ्लेमिंग और दूसरा आल्टमान। तो फ्लेमिंग और आल्टमान को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया गया। मतलब कि अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तब वहाँ पर आल्टमान और फ्लेमिंग अगर ऑप्शन में है तो आल्टमान और फ्लेमिंग को आप टिक करेंगे। तो आल्टमान और फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। इनकी खोज का मतलब खोज डिस्कवरी इन्हीं के द्वारा है, फ्लेमिंग और आल्टमान में। ठीक है, इन्होंने खोजा है। अगली बात है यहाँ पर कैमिलो वेंडा यानी सी वेंडा, इनको सी वेंडा कहते हैं, ये वैज्ञानिक है। सी वेंडा को, जो सी वेंडा हैं, इन्होंने टर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात क्या कहा, ये जो इन्होंने बायोप्लास्ट कहा उसी को इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द से किसने नवाजा, तो वो है कौन? सी वेंडा। कैमिलो वेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? अगला देखें, फिर उसके बाद में क्या है आपका एम मीव्स 1904 में इन्होंने सर्वप्रथम पादपों में यानी निम्फिया में प्रेक्षित किया था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। पादपों में किसने प्रेक्षित किया अगर पूछा जाए तो आपको कहना होगा एम मीव्स ने। कब कहा? 1904 में कहा। अनदर पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, सिकविट्ज एक वैज्ञानिक हैं। तो सिकविट्ज ने क्या कहा? इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा। कोशिका का पावर हाउस यानी इन्हें कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह किसने कहा? सिकविट्ज ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कोशिका का पावर हाउस का यानी पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का शक्ति गृह जिसको कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है, ये किसने कहा? सिकविट्ज ने। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है आपका ये किन्सबर्ग एक वैज्ञानिक है, और ये हुजबूम या हुगबूम आप कह लें। हुगबूम ने 1948 में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन से संबंधित किया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिकीय अंग है, यानी कोशिका में श्वसन का कार्य करती है। ये किसने कहा? ये 1948 में किसने कहा? किन्सबर्ग और हुगबूम में। ठीक है, हुजबूम या हुगबूम आप कह लें। इन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये कोशिकीय श्वसन से संबंधित होती है। ठीक है, कोशिका में इसका काम श्वसन से होता है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखें। देखिए इसका आकार कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो एम से होता माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात है। फिर बताया गया, अगला पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 1000 से 1600 तक होती है। 1000 से 1600 तक होती है। अगला बताया गया, अगला है माइक्रोएस्टेरियास, अगला है क्लोरेला फस्का या फ्यूस्का कह सकते हैं। शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है तो आपको बताना है माइक्रोएस्टेरियास या आपको क्लोरेला फस्का में। ये एक प्रकार का शैवाल है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है।
सामान्यतः जंत कोशिकाओं की अपेक्षा, देखिए सामान्यतः जंत कोशिकाओं की अपेक्षा पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, यानी पादपों में इसकी संख्या कम होती है। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, जंतुओं में जो उड़ने वाले जंतु हैं, उड़ने वाली जो पक्षी होती हैं, पक्षियों में जो उड्डयन पेशियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। वही बताया गया कि जंतुओं में उड़ने वाले पक्षियों में उड्डयन पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को आपने कहा कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा नाम भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है। एटीपी तो आप जानते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उद्योग के लिए भी किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ठीक है। अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देखिए क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऑक्सीकरण क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? ऑक्सीडेशन की क्रिया करती है, ऑक्सीजन से संपर्क बनाती है। वह ऑक्सीडेटिव फास्फोफाइरिलेशन का भी कार्य करती है। ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोफाइरिलेशन करना तथा एक जो इम्पोर्टेंट काम है वह है एटीपी का संग्रह करना। ठीक है। ये काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। क्लियर। दूसरा है, माइटोकॉन्ड्रिया अंडकों में पीतक निर्माण की भी क्रिया में मदद करता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया अंडकों में पीतक निर्माण का भी कार्य करती है। और दूसरा बताया गया कि कोशिका द्रव्य मात्रिक वंशागति में सहायक होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य या मात्रिक वंशागति में भी माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए ये क्या है कि नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से होता है। ठीक है। जैसे आपने सेलुला पढ़ा है, ठीक इसी प्रकार से होता है कि नए माइटोकॉन्ड्रिया का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से होता है। ठीक है। पूर्ववर्ती जो आपकी पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, वो विभाजित होकर के नई कोशिका का निर्माण करती हैं। तो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। हम अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। देखिए जितने भी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा सभी का ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करवा दिया जाएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो अब हम अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।